तुम तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, याद आया, अस्पताल में, आईसीयू के पास। आप तो डॉक्टर है, यहाँ क्या? अरे मैं डॉक्टर नहीं, रिपोर्टर हूँ भैया, और यह मेरा एडिटर है। इसी के कहने पर मैं डॉक्टर बन के अस्पताल गया था। रिपोर्टर? पर तुम इस हालत में कैसे? इनका अपराध जानना चाहते हो? जिन अखबारों के ढेर पर ये बैठे हुए हैं वह आज का स्पेशल एडिशन है। जरा एक प्रति को उठाकर पढ़ो। यह मशीनी आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोलने वाला कौन है? क्या कोई जाल फैलाया गया है मेरे लिए? जाल तो फैलाया गया है, पेपर उठाकर पढ़ो, समझ जाओगे। खबर में लिखा था, कमिश्नर की बेटी अस्पताल में, हालत गंभीर। ओ गॉड, इसमें तो श्वेता के साथ साथ मेरे पापा से हुई बातों का भी जिक्र है। अखबार में इस हादसे का जिम्मेदार ध्रुव को मानते हुए उसे लताड़ा गया है। यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि कुछ साल पहले राजनगर में हुए जुपिटर सर्कस हादसे के बाद कमिश्नर राजन और उनकी पत्नी ने ध्रुव को गोद ले लिया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि अब वे शायद ध्रुव से अलग हो जाएं। यह सब तुमने क्यों छापा? मैं गया तो था सिर्फ श्वेता की फ़ोटो खींचने, पर वार्ड से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी मुझे आप दोनों की बातें सुनाई पड़ी, तो मैंने इनको ही ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया, पापी पेट के लिए। अचानक एक लाइटर जलता है, क्लिक, और आवाज़ गूंजती है, सिर्फ तेरा पेट ही पापी नहीं, तू पूरा ही पापी है। और इस जलते हुए लाइटर के पीछे नज़र आता है एक चेहरा, जो होता है नताशा का। वो कहती है, और पाप की चिता को जलाना मुझे बचपन से आता है। और इतना कहते ही नताशा उस लाइटर से अखबारों के ढेर में आग लगाना शुरू कर देती है। भगवान तुम्हारी आत्माओं को कभी शांति ना दे। ये हमें मार डालेगी, बचा लो, हमें बचा लो। चुप रहो। तभी ध्रुव लपकता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ। फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हुए मैंने कहा, अगर इसे तुम्हें मारना ही होता तो यह तुम्हें कमांडो हेल्पलाइन का नंबर मिलाने तक का वक्त नहीं देती। आग बुझाने के बाद मैंने नताशा से कहा, वैसे तुम इस पचड़े में कैसे फंस गई? आग बुझाते हुए नताशा ने कहा, मैं रिपोर्टर भी हूँ डी। यह डी मुझे बोलती है। डी? ध्रुव, शॉर्ट फॉर्म, नई लैंग्वेज है। नताशा पलट कर उन रिपोर्टरों को देखती है और कहती है, हाँ तो इन मूर्खों ने सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर दिया तुम्हारे बारे में कुछ अतरंग जानकारियाँ लेने को, और मुझे पता चल गया कि ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में तथा तथ्यों को मिर्च मसाला लगाकर परोस रहे हैं। नताशा कहना जारी रखती है, श्वेता की खबर देने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन घर तोड़ने वाली अफवाह फैलाना। इस पर मैंने बीच में ही नताशा को रोकते हुए कहा, यह सच है नताशा, हमारे बीच में बहस तो हुई है, बहुत तेज बहस। हमारे मतलब? मेरे और पापा के बीच में। अगर ऋचा ना आई होती तो बात और बढ़। ऋचा का नाम सुनते ही नताशा चौंक जाती है। ऋचा? ऋचा? वह तुम्हारी बीमार दोस्त? वह वहाँ क्या कर रही थी? वह श्वेता की भी दोस्त है, उसे देखने आई थी। खैर छोड़ो उसे, इन्हें जाने दो और पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट होने दो। एक मिनट, इन्हें श्वेता के घायल होने की खबर दी किसने? क्लिक। नताशा ने एक बार फिर से लाइटर ऑन किया। कोई और रिपोर्टर तो नहीं पहुंचा वहाँ? तब रिपोर्टरों ने कहा, हमारे पास फ़ोन आया था तो मैंने अपने रिपोर्टर को। फ़ोन? मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ ये काम ऋचा बीमार का ही होगा। इस पर एडिटर कहता है, पर आवाज़ तो किसी आदमी की थी। आदमी? यानी वो ऋचा नहीं थी? खैर मैं और नताशा अखबार के दफ्तर से बाहर आ गए। मैंने कहा, तुमने इन्हें मुझे बुलाने का मौका क्यों दिया? नताशा बोली, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी फैमिली है, तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए था। लॉजिकल। वैसे तुम आजकल क्या रिपोर्टिंग कर रही हो? मैंने नताशा से पूछा। रोबो की रिपोर्ट कर रही हो? नताशा बोली, यू नो, डैड की देखभाल और उसके बिजनेस की देखभाल भी ना, है ना? वैसे तुमने यह नहीं पूछा कि श्वेता इस हालत में पहुंची कैसे? कैसे? कभी उलुक का नाम सुना है? उलुक? कभी नहीं। कौन है वह? श्वेता पर हमला करने वाला कोई हाईटेक पेशेवर अपराधी। असंभव, ऐसे किसी को हम ना जाने, यह हो ही नहीं सकता। मैंने जल्दी से बात खत्म करते हुए कहा, चलो छोड़ो, यह बताओ कि तुम इतनी जल्दी राजनगर कैसे आ पहुंची? क्या तुम राजनगर में पहले से ही थी? नताशा कुछ ही देर में कहीं से कहीं पहुंच सकती है, मुझे डोरी पर झूल कर जाने की आदत नहीं। बोलो, श्वेता को देखने जाना है? लिफ्ट चाहिए? तभी अचानक हेलीकॉप्टर आ जाता है। नताशा जाते हुए कहती है, बाय ना शुक्रे।
फिर मैंने सोचा नताशा का अचानक आ टपकना क्या सिर्फ संयोग है। वैसे मुझे लगा कि वो कुछ चौंक रही थी, कहीं अलर्ट मैसेज भेजने वाला शख्स नताशा ही तो नहीं, उसके पास दोनों नंबर भी है। मैं भी तीव्र गति से अपनी मोटरसाइकिल की ओर लपका। फिलहाल तो मेरे पास करीम के फीडबैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वह कुछ बता सका तो ठीक, वरना इंतज़ार ही करना होगा। कुछ ही देर में मैं जा पहुंचा कमांडो हॉस्टल में। वह अलर्ट वाला मैसेज नेट से भेजा गया था कैप्टन। सर्वर का एड्रेस तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोकेशन इंडिया की ही है। पिन पॉइंट करने में टाइम लगेगा। और कुछ? हाँ, अंकल जेकब के फ़ोन की लास्ट लोकेशन मॉरिशस की है, उसके बाद से फ़ोन बंद है। अचानक मुझे कुछ याद आया। अंकल जेकब? यस, हमारे पास एक लीड तो है करीम। कौन सी लीड? कंटेनर की। इधर अपने गुप्त ठिकाने पर हंटर्स का लीडर और संगानी। श्वेता का अब क्या करना है? कोई दूसरा ऑपरेटिव भेजें? अगर उसे मारने से ध्रुव पर पीछे हटने का प्रेशर पड़ता है तो हम उसे जरूर मार देते, पर अब स्थिति बदल गई है। ध्रुव अपने परिवार से नाखुश है। अब लगता नहीं है कि उसके परिवार को मारने की धमकी देकर हम उसे रास्ते से हटा सकते हैं। अब बस एक ही आखिरी रास्ता है, ध्रुव से पहले उस कंटेनर तक पहुंचना। काश ये जेकब हमारे हाथ लग जाता तो। उस कंटेनर के बारे में ध्रुव को जरूर पता होगा। कंटेनर उसी के नाम से तो भेजा गया है। वह कंटेनर की तलाश में राजनगर एयरपोर्ट जरूर जाएगा। कंटेनर छुड़ाएगा, पर लाएंगे हम। मेरी मानो तो इस मामले के लिए गिलगिली को कराची ऑपरेशन से वापस बुलवा लो। गिलगिली कराची में। गिलगिली हंटर्स का एक और प्रोफेशनल किलर है। तेरी कसम जरूर पूरी होगी गिलगिली। तू अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताबूत तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन लाश बनकर। तू जानता नहीं था क्या वह आईएसआई की सुरक्षा में है? निश्चिंत रहे जनाब कसाई, आपका हमलावर मारा गया है। हम इसे पहचान करवाने के लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं, आप बाहर ना आए। आईएसआई चीफ, सही सलाह, ले आओ इसे। लाओ, इसे जरूर उस देश की खुफिया एजेंसी ने भेजा होगा जहां पर मैंने सीरियल ब्लास्ट कराए थे। कोई और भी था इसके साथ? नहीं जनाब, मुकम्मल तलाशी ली जा चुकी है। हैरत है, एक अकेले आदमी से इतनी उम्मीद लगाकर बैठा था। दुश्मन मुल्क, पर यह है कौन? गोलियां मार मार कर इसका थोबड़ा ही गायब कर दिया तुमने। गिली नाम बता रहा था अपना, पर यह अकेला इंसान नहीं, कयामत था जनाब। न जाने क्या करता था कि हमारे सैनिक या तो जड़ से खड़े रह जाते थे या एक दूसरे को ही गोली मार देते थे। ठीक है, इसे ले जाओ और इसकी पहचान कराओ।